नमस्कार, आप सभी को इजी टैग अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। एक क्लास पहले ले चुके हैं प्रकाश के अपवर्तन की, आज सेकंड क्लास है। अपवर्तन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे के डी ग्रुप हुआ, एनटीपीसी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, लोको पायलट हुआ, आरआरबी जेई हुआ, इन सभी में क्वेश्चन आते हैं। और अदर एग्जाम में भी, जैसे सीईटी हुआ, राजस्थान पुलिस हुआ, पटवारी हुआ, ग्राम सेवक हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, सभी में प्रकाश जहां पूछा जाता है साइंस में, वहां पे सभी में परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्ण, दर्पण, लेंस, इन सभी के क्वेश्चन आते हैं। तो इस सभी को क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए चलेंगे जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि बैंगनी, हरे, नारंगी और पीले रंग में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा? सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा? यानी कि अपवर्तनांक की बात करें तो आपके पास में अपवर्तनांक या तो म्यू मान लो या एन। एन बराबर में क्या होता है कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है सी, और जो माध्यम में प्रकाश की चाल होती है वी, ये क्या कहलाता है आपके पास में? अपवर्तनांक कहलाता है, यानी कि सूचक गुणांक कहलाता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें रंगों की, रंगों के हिसाब से बात करें तो हमें क्रम याद होना चाहिए, यानी कि 7 रंगों का क्रम हमें याद होना चाहिए। उससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ पहली क्लास में। तो देखो, यानी कि पहला रंग है आपके पास में वॉयलेट, यानी कि बैंगनी। कैसा कलर है ये? बैंगनी। दूसरा है इंडिको, यानी कि आई, यानी कि आसमानी। अगला है इसके बाद में आपके पास में बी ब्लू, यानी कि नीला। इससे अगला कलर है आपके पास में जी ग्रीन, यानी कि हरा कलर है आपके पास में। इससे अगला है आपके पास में वाई, यानी कि येलो, यानी कि पीला कलर है आपके पास में। ओ है आपके पास में ऑरेंज, यानी कि नारंगी, नारंगी कलर है। और आर है आपके पास में रेड, यानी कि लाल कलर है। देखो इन सभी के क्वेश्चन के कंसेप्ट देखना। पहला, सबसे ज्यादा, पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? बैंगनी की होती है। और तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तरंग दैर्घ्य कम होगा। तरंग दैर्घ्य क्या होगा? कम होगा, लो होगा। ठीक है। और आवृत्ति क्या होगी इसकी? आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी एफ क्या होगी? अधिक होगी, यानी कि ज्यादा होगी। अगर आपसे विचलन पूछे, विचलन भी क्या होगा इसका? अधिक होगा। विचलन भी क्या होगा? अधिक होगा। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य कौन सा कलर का है, तो बैंगनी का। और आपसे पूछे ये तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है, ध्यान रखना, और आवृत्ति का क्या है? कम, ज्यादा, ज्यादा, ज्यादा। आवृत्ति का ये क्या है? घटता हुआ क्रम है। ठीक है। विचलन का भी क्या है? ये घटता हुआ क्रम है, यानी कि लाल का विचलन भी सबसे कम होगा। तो यहां पे यदि आप बात करते हो तो यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा भाई? लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य है लैम्डा, वो सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है लाल रंग का, क्योंकि यहां पे कम हुआ तो यहां पर क्या होगा? अधिक होगा। रेड कलर का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे अधिक होगा। आवर्ती क्या होगी? कम होगी। देखो लैम्डा क्या होता है? 1/f होता है। ये अधिक है तो ये क्या होगा? कम होगा। और विचलन भी आपके पास में रेड कलर का क्या होगा? विचलन भी सबसे क्या होगा? विचलन भी सबसे कम होगा। अब अगर मैं अपवर्तनांक की बात करूं तो आपके पास में अपवर्तनांक म्यू से ले सकते हो, या आप इसको किससे ले सकते हो? एन से ले सकते हो। तो अपवर्तनांक जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा? कम होगा। यानी कि यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे अपवर्तनांक की, किसकी बात करें? अपवर्तनांक की। तो अपवर्तनांक इसका क्या रहेगा? अधिक होगा। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, और लाल का क्या रहेगा?
अपूर्णांक तरंग दैर्घ्य के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तरंग दैर्घ्य जिसका कम अपूर्णांक उसी का ज्यादा, तो इसका अपूर्णांक क्या होगा? अपूर्णांक इसका आपके पास में कम होगा, लाल का सबसे कम अपूर्णांक होगा। कोई भी चीज से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तरंग दैर्घ्य पूछ सकता है, आवर्ती पूछ सकता है, विचलन पूछ सकता है, अपूर्णांक पूछ सकता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें इसकी, तो इसमें पूछा गया है कि बैंगनी, हरे, नारंगी और पीले रंगों में किस रंग का अपूर्णांक सबसे कम है। तो यहां आगे जाओगे तो कम होता हुआ जाएगा। अब इसने रेड तो दिया नहीं, तो इसके बाद में रेड से ज्यादा किसका है? नारंगी का। बाकी वाले से तो कम है, यानी कि किसका है? नारंगी का है। अगर मैं यहां पर बात करूं अपूर्णांक की, किसकी बात करूं भाई? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक की बात करूं तो देखो, बैंगनी का क्या होगा? सबसे ज्यादा। बैंगनी का क्या होगा भाई? ज्यादा। उसके बाद में किसका होगा आपके पास में? उसके बाद में हरे का। उसके बाद में किसका होगा भी? पीला का, पीले का। और उसके बाद में किसका होगा? नारंगी का। तो देखो, नारंगी का सबसे कम हुआ। नारंगी का अपूर्णांक क्या हुआ? सबसे कम। और इसने क्या पूछा है? सबसे कम। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? बी इसका राइट आंसर रहेगा। बी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। आपसे ये क्वेश्चन दूसरा भी पूछ सकता है, कम या सबसे अधिक भी अपूर्णांक पूछ सकता है इन रंगों का। तो आप बता दोगे इनमें से कौन सा क्वेश्चन, यानी कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो अभी सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं वो अपूर्णांक से पूछे, वो विचलन से पूछ सकता है, तरंग दैर्घ्य से पूछ सकता है, आवर्ती से पूछ सकता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा किसका है आपके पास में अपूर्णांक? सबसे ज्यादा बैंगनी का है और सबसे कम अपूर्णांक किसका है? नारंगी का है। तो क्वेश्चन में अपूर्णांक कैसा पूछा है? सबसे कम पूछा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? बी इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि बैंगनी। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अपूर्णांक का मान बढ़ता है, अपूर्णांक बढ़ा तो विचलन का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो विचलन भी क्या होगा भी? विचलन भी क्या होगा? बढ़ेगा। अपूर्णांक बढ़ा तो विचलन भी बढ़ा, आवृत्ति भी बढ़ी, तरंग दैर्घ्य कम होता है, ध्यान रखना। तो देखो, इसका विचलन घटता है नहीं, प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ेगा, उसी दिशा में विचलन बढ़ेगा। तो राइट आंसर है इसका बी, यानी कि विचलन क्या होता है? बढ़ता है। प्रकाश की दिशा में कोई विचलन नहीं होता, नहीं विचलन होता है। गलत आंसर। प्रकाश वक्र पथ पर गमन करता है, नहीं सरल रेखा में गमन करता है, जिसके बारे में रोमर ने भी बताया था। ठीक है, जो निर्वात में प्रकाश के बारे में भी बताया था। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से प्रकाश गमन करता है सरल रेखा में। तो अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, जल में डुबाए जाने पर कोई छड़ पात्र के अंतराप्रस्थ पर चिपटी हुई प्रतीक होती है। यह एक उदाहरण है। चिपटी हुई किसके कारण होती है? अगर इसको तिरछे तरीके से देखोगे तो ये मुड़ी हुई दिखाई देगी। अगर आप किसी भी पानी में नींबू वगैरह रख दो और साइड से देखो तो वो अपने आकार से ज्यादा बड़ा आकार का दिखाई देता है, मोटा दिखाई देता है। यदि आपने सिक्का डाल दिया पानी में और आपने देखा तो सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। ये सभी अपवर्तन के कारण है, अपवर्तन का रीजन है। ठीक है, तारों के टिमटिमाना भी अपवर्तन का रीजन है। यानी कि आंखों में किसी की छवि बन जाना, यानी कि छाया चित्र बन जाना, ये भी अपवर्तन का कारण है। ठीक है, ये सभी किसके कारण होते हैं? अपवर्तन के कारण होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? प्रकाश का संचरण नहीं, गलत आंसर है। प्रकाश का अपवर्तन यानी बी इसका राइट आंसर है। प्रकाश का परावर्तन भी नहीं है और प्रकाश का विस्थापन भी नहीं है। राइट आंसर है इसका बी। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक इंद्रधनुष देखा जाता है। इसका अर्थ है यह कि देखो, जब बारिश होती है 80% बारिश हो रही है, बारिश रुक जाती है तो आपने देखा होगा 7 कलर का इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि वो उसका मुख्य कारण क्या है कि सूर्य की जो किरणें वो अलग अलग रंग की है, बहुरंगी है, इसलिए तो वो इंद्रधनुष बन रहा है। ठीक है, तो देखो इसका रीजन देखते हैं। सूर्य की रोशनी बहुरंगी है, हाँ इसका राइट आंसर ए ही इसका राइट आंसर है।
वर्षा की बूंदों का अपर्तनांक 1 होता है, गलत बात है। वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार नहीं होता, गोलाकार होता है, गलत है। सूर्य प्रकाश का एक वर्गीय होता नहीं, बहुवर्गीय होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षैतिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी थोड़ी ऊंची होती है। कैसी होती है भाई? ऊंची होती है, थोड़ी ऊंची होती है। और यह आभासी स्थिति जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटाते, ये आभासी स्थिति क्या होती है? परिवर्तित रहती है, बदलती रहती है। ठीक है, जिनके कारण, जिसके परिणाम स्वरूप तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं तारे। तो देखो, नीचे बदलती तो रहती है, परिवर्तित रहती है, लेकिन नीचे नहीं रहती, ऊंची रहती है, तो ये गलत आंसर है। ऊंची होती स्थायी नहीं होती, बदलती रहती है, तो ये भी क्या है? गलत आंसर है। अगला है ऊंची और बदलती रहती है, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। ऊंची रहती है और परिवर्तित होती रहती है, यानी कि आभासी स्थिति क्या रहती है? बदलती रहती है। नीची और स्थायी रहती नहीं, यहाँ पे ऊंची होगी और यहाँ पे परिवर्तित होगी, तो ये भी गलत आंसर है। इसका राइट आंसर कौन सा है? सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्य अस्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने का कारण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? यानी कि ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन है, सॉरी, वायुमंडलीय क्या है? अपवर्तन है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। वायुमंडलीय प्रतिबिंब नहीं, अपवर्तन है। वायुमंडलीय पानी की बूंदों में उत्पन्न होने के कारण आंतरिक प्रतिबिंब, गलत आंसर है। वातावरण में मौजूद पानी की छोटी बूंदों से सूर्य के प्रकाश के फैलाव, ये भी गलत आंसर है। वायुमंडलीय अपवर्तन राइट आंसर है। और अपवर्तन मैंने तुम्हें बता भी दिया था कि अपवर्तन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी सतह पर प्रकाश डालते हो, सतह पर प्रकाश डालोगे, ये आपके पास में अभिलंब है, ये अभिलंब से टकरा कर ये मीडियम फर्स्ट मान लो और ये मीडियम सेकंड दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। यानी कि पारदर्शी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाना। और परावर्तन का मतलब वापस टकरा के वापस आ जाती थी। तो ये आपके पास में कौन सी किरण है? आपतित किरण है, आपतित किरण है। और ये आपके पास में कौन सी किरण है भाई? अपवर्तित, अपवर्तित किरण है। ये आपके पास में अभिलंब के साथ, नॉर्मल के साथ, अभिलंब के साथ कोण बनाता है। ये आपके पास में अभिलंब के साथ कोण बनाता है, ये है आपतन कोण और ये है अपवर्तन कोण आर। ठीक है, मीडियम का मतलब कोई होता है कि यहाँ पे मानो आपने कांच ले लिया तो ये सघन माध्यम है, और यहाँ पे अगर हवा ले ली तो ये कौन सा है? विरल माध्यम है। सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगी, ठीक है, और यदि विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब के पास आएगी धीरे धीरे, और दूर भागेगी तो तीव्र गति से भागेगी। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में किसकी चीज थी, किसकी घटना है? अपवर्तन की है। और इसमें क्या बोला जाता है कि आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में रहते हैं, आपतन बिंदु पे रहते हैं। हाँ, राइट आंसर है। दूसरा, इसने स्लेन का नियम देता है कि अपवर्तन गुणांक n मान लो या म्यू मान लो, आपकी इच्छा है। यानी कि वो क्या कहते हैं, जया आई आपतन कोण और जया आर अपवर्तन कोण के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो ये इसका राइट रीजन कौन सा है? वायुमंडल, ये अपवर्तन है, ठीक है। ये मैं पहले की क्लास में सभी कंसेप्ट बता चुकी हूं, तो पहली क्लास आपने देखना, इससे पहले वाली अपवर्तन की। अगली अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? भाई कौन सा है इसमें से ऑप्शन जो अपवर्तन का रीजन नहीं है? तो देखो फर्स्ट ऑप्शन, इंद्रधनुष का निर्माण अपवर्तन का रीजन, हाँ ये अपवर्तन का रीजन है। तारों का टिमटिमाना, ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन का रीजन है। मानव की आंख द्वारा छवि का निर्माण, ये भी अपवर्तन का रीजन है। अस्त होते हुए सूर्य का रंग का लाल होना, ये अपवर्तन नहीं है, ये क्या है? परकिरण है।
ये परकीरण का एग्जाम्पल है। तो इसने बोला कि अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? अस्त होते सूर्य का रंग लाल होना, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। और ये तीनों किसके एग्जाम्पल थे? अपवर्तन के थे। किसके थे? अपवर्तन होता है, इसमें कौन सी क्रियाएं होती है? अपवर्तन होती है। ठीक है, अगली अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो, सितारों के चमकने के पीछे का क्या सिद्धांत है? फर्स्ट ऑप्शन, पृथ्वी में वायुमंडल की भिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है, जिसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती, राइट है, अलग अलग अपवर्तनांक होता है तो स्थिति भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ए है। उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता समय के साथ बदलती है, नहीं। पृथ्वी में वायुमंडल की धूल और वायु के कण द्वारा सितारों में प्रकाश फैलता नहीं। अगला है, पृथ्वी की सितारों की दूरी समय के साथ बदलती है, नहीं। तो राइट आंसर कौन सा है? ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? अगला क्वेश्चन कहता है एक चम्मच जो टेढ़ा दिखाई देता है किसका उदाहरण है? प्रतिबिंब नहीं, धारण नहीं, अपवर्तन का उदाहरण है, यानी कि सी केंद्र बिंदु नहीं। कभी भी किसी लकड़ी को, किसी चम्मच को पानी में रख दो और उसको तिरछा देखो तो आपको टेढ़ा दिखाई देगा। चाहे पेंसिल रख दो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, चम्मच ले सकते हो, लकड़ी ले सकते हो, पेंसिल ले सकते हो, ठीक है। या किसी सिक्के को बाल्टी में रखो, देखोगे एक नज़र से तो आपको सिक्का ऊपर उठाई हुआ देगा। अगर आप पानी की बाल्टी में अपने नींबू डाल दिया और साइड से देखो तो वो नींबू अपने आकार से बड़ा आकार का दिखाई देता है, ठीक है। ये सभी किसके काम है? अपवर्तन के। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, निम्नलिखित में हीरे की चमक किसका योगदान नहीं है? हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? सबसे पहला, कुल आंतरिक परावर्तन, हाँ होता है हीरा में कुल आंतरिक परावर्तन, जब ही चमकता है। हीरे का उच्च अपवर्तनांक सूचांक, हाँ होता है तभी चमकता है। बिखराव, बिखराव के कारण चमकता है। हीरे का निम्न अपवर्तनांक सूचांक, ये गलत है, इसलिए ये ही योगदान नहीं देता, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचांक कितना है? वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचांक हमेशा ध्यान रखना 1.0003 होता है। तो कौन सा है इसमें से? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि डी इसका राइट आंसर। डी इसका क्या है? राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल की प्रकाश की गति क्या होगी? आपको पता होना चाहिए कि अपवर्तनांक बराबर में क्या होता है? मैंने माना n, तो होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी कि उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने यहां पे लिख लिया कि माध्यम में प्रकाश की चाल भी लिख लिया। आपने दे रखा है n बराबर में कितना है? 4/3 है, तो n बराबर में क्या हुआ? c/v। आपको पता है कि c का मान कितना होता है निर्वात में? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे पुट करी आपने 4/3 और c की वैल्यू करी 3 × 10⁸ और बटे में क्या किया? v। देखो दो भागों में है, वज्र गुणा कर दो, इसको तिरछा गुणा करना वज्र गुणा कहलाता है, यानी कि 4v 3 × 3 10⁸। v की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो गया? 9 × 10⁻3/4। भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 2.25 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो कौन सा राइट आंसर रहेगा? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ए इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो आरआरबी सीनियर सेक्शन में आया हुआ है, येलो कलर का पेपर आता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? इसने बोला कि निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी कि c, और बटे में किसकी? माध्यम में
माध्यम में प्रकाश की चाल v। यहां पे इसको क्या कहोगे, अपवर्तनांक कह सकते हो, या आप इसको कह सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हो, यानी कि इंडेक्स कह सकते हो, यानी कि n बराबर में क्या होता है, c/b। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपके पास में, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी नहीं, मेडिविक इंडेक्स भी नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी नहीं, यानी कि सी इसका राइट आंसर रहेगा। कई जगह म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा कंफ्यूज मत होना, एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे अपवर्तनांक को म्यू से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। अगली अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, कि किसी माध्यम में पूर्ण अपवर्तनांक सूचांक हमेशा एक से ज्यादा होता है, एन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, एक से ज्यादा होगी, क्या होगी, एक से अधिक होगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, एक नहीं, एक से कम ये भी नहीं, एक से अधिक, यानी कि राइट आंसर रहेगा सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तारे रात को आसमान में क्यों टमटमाते हैं। आप सभी को पता है कि प्रकाश का अपवर्तन का कारण है। तो ऑप्शन देखते हैं, उन्नत प्रकाश के लिए नहीं, नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण राइट आंसर है, प्रकाश का प्रसरण के कारण, गर्म हवा के कारण नहीं, यानी कि बी इसका क्या है, राइट आंसर है। ये बहुत बार बता दिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रात के समय तारों का टिमटिमाना होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन, राइट आंसर इसका ए है। प्रकाश के परावर्तन के कारण गलत है, प्रकाश के प्रक्षेपण के कारण भी गलत है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण भी गलत है, ए इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचलित करती है तो वह झुकती है। देखो आपके पास में मानो कि ये सतह है और ये हमारे पास में नॉर्मल यानी कि अभिलंब है, अभिलंब है। इसने बोला कि प्रकाश ने एक सघन माध्यम, मानो कांच से ले लिया हमने, कांच सघन माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम, यहां से आपने आपतित की और यहां पे आपके पास में किस में चला गया, ये हवा में यानी कि विरल माध्यम में। तो ये आपके पास में ये जो है इससे दूर भागेगी, अभिलंब से नॉर्मल से क्या भागेगी, ये दूर भागेगी और तीव्र गति से भागेगी। अगर ये उल्टा होता, हवा ये विरल माध्यम है, ठीक है, ये विरल माध्यम है, अगर ये उल्टा होता यहाँ पे तो ध्यान रखना अभिलंब की ओर, यहाँ पे विरल होता, यहाँ पे सघन होता, तो ये अभिलंब की ओर आती लेकिन धीरे धीरे आती, लेकिन यहाँ विरल है तो ये अभिलंब से दूर भागेगी लेकिन तीव्र गति से भागेगी। तो देखो इसके ऑप्शन देखो, अभिलंब की ओर कम गति से नहीं, अभिलंब से दूर कम गति से नहीं, अधिक गति से भागेगी, अभिलंब की ओर तीव्र गति से, तीव्र गति अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर भागेगी, यानी कि ये भी गलत है। अगला है अभिलंब से दूर और तीव्र गति से, डी इसका राइट आंसर है, डी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर उसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीक होता है, इसका क्या कारण है, प्रकाश का अपवर्तन है, बहुत बार बता दिया आपको, प्रकाश का परावर्तन नहीं, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन ये भी नहीं, प्रकाश का अपवर्तन, सी इसका राइट आंसर है, प्रकाश का विवर्तन ये भी नहीं, यानी कि सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अब बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, हीरे का हमेशा निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सी इसका राइट आंसर है, सी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है। भाई इनकी अपेक्षा बेंजीन, हवा, टेरेपेनाइट, पानी, टाइन, इनकी वजह तो हवा का ही क्या है, विरल में आता है, यानी कि सघन माध्यम कम होता है कंपैरिजन इनके। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है। अगली अगर हम बात करें
सूर्य सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय सूर्य दीर्घ वर्ताकार दिखने का क्या कारण है? ये भी क्या कारण है? अपवर्तन का कारण है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? अपवर्तन, ना कि परकीरण, ना परावर्तन, ना विसरण। ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा हो जाता है। यानी कि जब प्रकाश, ये मेरे पास में अभिलंब है मानो, अब ये क्या कर दिया आपने? हवा, यानी कि ये ले ली विरल माध्यम, और ये आपने ले लिया कांच, यानी कि ये ले लिया आपने ये आपतित किरण। तो ये अभिलंब से सघन माध्यम अभिलंब की ओर आएगी, अभिलंब से क्या आएगी? अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है, धीरे धीरे। तो क्या होगी? अभिलंब के पास आएगी। तो देखो कम घनत्व माध्यम परावर्तन हो जाता है, गलत बात है। नॉर्मल बोल दो, अभिलंब बोल दो, नॉर्मल से दूर झुकता है नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन होता है नॉर्मल की ओर झुकता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है, नॉर्मल की ओर आता है। इसके लिए प्लीज इसकी पहले की क्लास जरूर देखें, क्योंकि फर्स्ट क्लास में उसमें सभी कंसेप्ट क्लियर करा दिया था अपवर्तन के, तो उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से, आसानी से। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकाश की किरण पानी के गिलास तक जाती है। पानी क्या हो गया? यहाँ पे विरल हो गया और गिलास क्या हो गया? सघन हो गया, तो वह झुकेगा। देखो पानी आ गया यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये अभिलंब है और ये मेरे पास में पानी है मानो, और यहाँ पे हमने रख दिया गिलास, कांच, कांच है। तो पानी यहाँ पे विरल का काम करेगा और कांच किसका करेगा? सघन का काम करेगा। तो यहां से जब किरण आपतित करोगे तो सघन में क्या करेगी? अभिलंब की ओर जाएगी। कैसे जाएगी? अभिलंब की ओर झुकेगी। तो सामान्य और गति बढ़ती है, सामान्य से दूर गति बढ़ती है, सामान्य की ओर धीमी हो जाती है, सामान्य से दूर और धीमी हो जाती है, सामान्य की ओर होती है और कैसी होती है? धीमी। तो राइट आंसर सी रहेगा, ना कि ए, ना बी और ना ही डी। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? सी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती तो उनकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो ये अभिलंब है, ये क्या है आपके पास में? सघन माध्यम है, मानो कि कांच है, और ये मैंने ले लिया हवा है, यानी कि विरल माध्यम है। तो ये प्रकाश की आपतित किरण होती है और ये अभिलंब से क्या होगी? दूर भागेगी, गति क्या होगी? बढ़ेगी। तो क्या होगी इसमें? बढ़ती है। राइट आंसर ए इसका राइट आंसर है। घटती है और फिर बढ़ती नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, कम हो जाती नहीं। तो ए इसका क्या रहेगा? राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्य अस्त के लगभग तक की देरी हो सकती है। 2 मिनट की लगभग की देरी हो सकती है और 2 मिनट की पहले भी हो सकता है। सूर्य दिखता है ना, तो उससे पहले लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है। अस्त होता है तो लगभग 2 मिनट बाद तक अस्त दिखाई देता है। ये सभी वायुमंडलीय अपवर्तन का रीजन है। तो इसका रीजन है कितने मिनट तक है? ना 3 मिनट ना 4 मिनट, सी राइट, यानी 2 मिनट और ना ही 1 मिनट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सूर्य के वास्तव में स्थिति से ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने पर सक्षम होने के बीच समय अंतराल कितना होता है? लगभग 2 मिनट का होता है। यहाँ पे 10 मिनट नहीं, 4 मिनट नहीं, 8 मिनट नहीं, कितना? लगभग 2 मिनट होता है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा हो जाता है। ध्यान रखना, मैं ये सतह है भाई, जैसे आप, मैं बार बार नहीं लिख रही तो उसको कंफ्यूज मत होना। ये सतह है और यहाँ पे जो लाइन खींच रहे हैं वो अभिलंब है, नॉर्मल है, अभिलंब है। ठीक है, ये मेरे पास में आपतित किरण है, आपतित किरण है, और ये कौन है? ये आपतन कोण है। ध्यान रखना, मैंने पहले लिख नहीं रही वो लाइन से, क्योंकि पहले कंसेप्ट करवा दिया था। बार बार लिखेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा लंबा चला जाएगा, इसलिए आपको पता है ये आपतित किरण है। और अब ये बोल रहे हैं कि ये सघन माध्यम से विरल में जाता है, तो ये इससे अभिलंब से क्या जाएगा? दूर भागेगा। ठीक है, ये कौन सा कोण हो जाएगा? अपवर्तन कोण हो जाएगा, आर। ठीक है, यानी कि आर ज्यादा रहेगा और आई क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक है,
तो अब देखो, कम घनत्व माध्यम में परिवर्तित होता है, गलत बात है। नॉर्मल से दूर झुकता है, यानी कि राइट आंसर है बी। इसमें कोई परिवर्तन होता नहीं, नॉर्मल की ओर झुकता है नहीं। ये माध्यम पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे किससे जा रहे हो, सघन से। सघन मान लिया कांच है, और किस में जा रहे हो, विरल में जा रहे हो। विरल मतलब हवा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तन सूचांक को सही आरोही क्रम को दर्शाता है। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में दर्शाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए सेंधा नमक का कितना होता है भाई, सेंधा नमक का कितना होता है, 1.54 होता है अपवर्तनांक का मान। अपवर्तनांक बोल दो, अपवर्तनांक सूचांक का मान बोल दो। बेंजीन का कितना होता है भाई, 1.5 होता है। कैरोसिन का कितना होता है भाई, 1.44 होता है। और बर्फ का कितना होता है। अब इसने बोला बढ़ते हुए क्रम में, तो देखो बढ़ता हुआ कब आएगा, 1.31। 1.31 से इससे बड़ा कौन है, 1.44 है। 1.44 से बड़ा कौन है, 1.5 है। और 1.5 से भी बड़ा कौन सा, 1.4 है। तो इनका मान, ये जो क्वेश्चन आंसर होगा वो इसी का बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि बर्फ। बर्फ के बाद में कौन आएगा भाई तुम्हारे पास में, केरोसिन। केरोसिन के बाद में कौन आएगा, केरोसिन के बाद में बेंजीन आएगा। बेंजीन के बाद में कौन आएगा, सेंधा नमक। अब ये ऑप्शन देख लो, बर्फ आनी चाहिए, फिर केरोसिन आनी चाहिए, फिर बेंजीन आनी चाहिए। तो देखो केरोसिन नहीं, पहले बर्फ आनी चाहिए, गलत आंसर है, ये भी गलत है, बढ़ता हुआ क्रम नहीं है। सेंधा नमक, बर्फ, बेंजीन, केरोसिन नहीं। अगला देखो बर्फ है, राइट आंसर है, क्योंकि ये बढ़ता हुआ है 1.31, फिर केरोसिन है 1.44, फिर बेंजीन है 1.5, सेंधा नमक है 1.54, यानी कि राइट आंसर है इसका डी, इसका राइट आंसर है। अगले अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा भाई, पेट्रोल, हवा, तेल, हीरा। बता किसका रहेगा, हवा का रहेगा, जो कितना रहता है 1.0003 होता है, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। 20 का क्या है, राइट आंसर है। हीरा का आपके पास में कितना होता है भाई, हीरा का कितना होगा, 2.42 रहेगा, ठीक है। अगले अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस स्थिति में एक अभिलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। आपतन कोण की स्थिति में अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों की स्थिति में, विद्युतीय स्थिति में अपवर्तनांक के परिवर्तन में नहीं। यानी कि अपवर्तन और परावर्तन, देखो इन दोनों की स्थिति में, देखो पहली कंडीशन कि मैं ये बता रही हूं कि ये मेरे पास में कोई सतह है भाई, ये मेरे पास में पृष्ठ है, यहां पे ये अभिलंब है, यहां पर आपने आपतित किरण की, किरण को डाला आपने, प्रकाश को डाला, ये हमारे पास में क्या है, आपतन है, आपतित किरण है। और ये जो कोण है ये मेरे पास में आपतन कोण है आई। परावर्तन में क्या होता है कि ये सतह से टकराकर वापिस चला जाती है, यानी कि परावर्तित हो जाती है, परावर्तित किरण। और ये जो कोण है ये परावर्तन कोण होता है आर, ठीक है। इस कंडीशन में देखो, यानी कि अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में है, ये सभी क्या है, एक ही तल में है। और ये क्या है, आपतन बिंदु है, क्या है, आपतन बिंदु है। ये तो क्या क्रिया है, उसी माध्यम में लौट आना, जिस माध्यम ने आपने प्रकाश डाला ये उसी माध्यम में लौट आया। ये तो किसकी घटना है, परावर्तन की। किसकी घटना है, परावर्तन की। लेकिन जब आपके पास में ये सतह है और ये आपके पास में अभिलंब है,
यहां पे आपने आपतित किरण की, आपतित किरण है ये, और ये जो कोण बना है विलंब के साथ ये भी कौन सा है, आपतित कोण है, यानी कि आई। लेकिन ये माध्यम फर्स्ट में डाला, लेकिन ये दूसरे माध्यम में चला जाता है, यानी कि अपरिवर्तित हो जाती है, अपरिवर्तित किरण, ठीक है, और ये अपरिवर्तित कोण आर हो जाता है। तो ये घटना किसकी कहलाती है, ये आपके पास में अपवर्तन की घटना कहलाती है। लेकिन ये दोनों घटनाएं किसमें, एक ही तल में, एक ही तल में है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ, अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में विलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होती है। एक ही तो तल है, एक ही तो सतह है, एक ही सतह में होती है, एक ही तल में होती है, तो दोनों में ये रीजन है, ठीक है। अगले अगर बात करें तो अपवर्तन के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। देखो हमने आपको बता दिए कि प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश का नेचर पढ़ा दिया आपको, परावर्तन पढ़ा दिया आपको, अपवर्तन के सभी क्वेश्चन आज की क्लास तक हो चुके हैं, यानी कि 7 से 8 क्लास हो चुकी है आपकी प्रकाश के 2 से 3 चैप्टर, 2 से 3 टॉपिक की। आगे काफ़ी क्लास बची हुई है, यानी कम से कम 7-8 क्लासेज और हो जाएगी, जिसमें लेंस है, ठीक है, यानी कि उत्तल अवतल लेंस है आपके पास में, इंद्रधनुष का बनना है, विकिरण है, प्रकीर्ण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। सभी टॉपिक जितने एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों के कराएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपके पास में आईटीआई से रिलेटेड या पीसीएम से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट है या बीटेक से रिलेटेड जो आपके पास में अभी टेक्नीशियन का रीओपन होगा फॉरम, जिसको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, उनके लिए आईटीआई 3rd ग्रेड में 40 नंबर का आता है साइंस, और फर्स्ट ग्रेड वाली वैकेंसी में 35 नंबर का आता है। तो वो सभी इस सभी के क्वेश्चन विद कंसेप्ट आपको लगातार इजी टेक एकेडमी के ऐप पर या यूट्यूब पर हमेशा आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। कभी कभार क्लास नहीं भी हो पाएगी तो नेक्स्ट डे आपको क्लास हो जाएगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना और अपने दोस्तों से भी करवाते रहें।